नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास में हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 4.2 है उसको कंप्लीट सोल्व कर लिया था। आज हमने बोला था कि आज हमें पढ़ना है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है। देखिए, मूलों की प्रकृति में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण होता क्या है। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है उसको समझिए। हेडिंग आज रहेगी हमारी जो रहेगी मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति पढ़ना है आज हमें। चलिए, अब यहाँ पर हम एक देख लेते हैं कि हमारा जो द्विघात समीकरण होता है वो किस फॉर्म में होता है। हमारा द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, के रूप में होता है। ये हमारा एक क्या है, द्विघात समीकरण है। जब भी हमारा एक द्विघात समीकरण है तो देखिए, इस द्विघात समीकरण को हल करना मतलब इसके मूल निकालना या इसके शून्यक निकालना या एक्स के मान निकालना। हमने अभी तक जो सीखा है वो गुणनखंड विधि से सीखा है। कौन सी मेथड से सीखा है? गुणनखंड विधि से सीखा है। लेकिन एक श्रीधराचार्य जी थे, श्रीधराचार्य जी ने क्या किया था, इस द्विघात समीकरण को सिद्ध करने के लिए या सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य जी का सूत्र कहते हैं या द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो वो जो द्विघाती सूत्र था या जो श्रीधराचार्य सूत्र था, देखिए इसका नाम श्रीधराचार्य जी इसलिए पड़ा क्योंकि ये श्रीधराचार्य ने दिया था। ठीक है, गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, उन्होंने फॉर्मूला दिया था द्विघात समीकरण को सॉल्व करने से संबंधित, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र पड़ा। इस श्रीधराचार्य सूत्र को हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। कौन सा सूत्र कहते हैं? द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र कहते हैं या द्विघात समीकरण भी इसको हम कह सकते हैं। देखिए, द्विघाती सूत्र जो होता है वो हमारे पास है x बराबर कि x के मान निकलते हैं इसमें माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में होता है 2a। ये हमारा एक क्या है, द्विघाती सूत्र है, ये द्विघाती समीकरण है। ठीक है, द्विघात सूत्र को द्विघाती समीकरण मतलब द्विघात सूत्र को द्विघाती जो सूत्र है इसकी सहायता से हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। मतलब x के मान जो होंगे, दो मान निकल कर आते हैं, जो मूल निकल कर आते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे हम उनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने देखा है गुणनखंड विधि से सॉल्व करना, लेकिन अब हम जो है द्विघाती सूत्र से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल ये समझ लेते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। देखिए, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। इसका मतलब ये है कि इसके x के कोई ना कोई दो मान होंगे। अब वो दो मान क्या होंगे? क्या वास्तविक होंगे? यदि वास्तविक होंगे तो बराबर होंगे, या वास्तविक होंगे तो भिन्न होंगे, या फिर वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक मान होंगे या अधिकल्पित मान होंगे। तो इस बात को समझने के लिए कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी, ये जो डिपेंड करता है वो अंदर वाली जो आपकी अंडर रूट वाली वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर डिपेंड करता है। देखिए, यदि इस फॉर्मूले में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमारा हम किससे बड़ा ले लें? यदि हम इसको ले लें 0 से बड़ा ले लें। किससे बड़ा ले लें? यदि 0 से बड़ा ले लें, मतलब ये 0 से बड़ा मतलब वास्तविक कोई मान होगा, तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो दो निकल कर आएंगे। x के मान क्या निकलेंगे? एक मान निकलेगा माइनस का b अपॉन 2a, और देखिए एक बार यदि मैं प्लस का साइन ले लूँ तो अंडर रूट में क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक तो मान ये हो जाएगा। और यदि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है तो एक दूसरा जो इसका मूल होगा वो होगा माइनस का b अपॉन 2a माइनस का अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, मतलब ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, तब इसके दो भिन्न मान होंगे, दो भिन्न मूल होंगे, दोनों भिन्न मूल होंगे, और दोनों ही क्या होंगे? वास्तविक होंगे। दोनों ही क्या होंगे? हमारे वास्तविक होंगे। तो कंडीशन याद रखना कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर 0 से बड़ा है तो x का जो मान होगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक मूल यहाँ से निकलेगा और एक दूसरा मूल निकलेगा माइनस का बी अपॉन 2a माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन था इसलिए एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया। ठीक है, तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ये क्या कंडीशन हो गई? जब हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से क्या है? बड़ा है। यदि देखिए ये हमारा 0 से बड़ा ना हो तब क्या कंडीशन बनेगी? यदि ये 0 से बड़ा ना होगा तो आप यहाँ पर देखिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? यदि 0 के बराबर हो जाए, तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा तो ये वाला पद भी 0 हो जाएगा और यहाँ से ये वाला पद भी 0 हो जाएगा। मतलब x के जो मान है वो क्या निकल कर आ रहे हैं? माइनस का v अपॉन 2a
और यहाँ पर से भी x का मान क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस का b/2a निकल कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि ये 0 हुआ तो अंडर रूट वाली पूरी वैल्यू 0, तो माइनस का b प्लस माइनस तो हट ही जाएगा क्योंकि 0 हो गया है, तो माइनस का b/2a, सिर्फ x के दो मान होंगे, माइनस के b/2a और माइनस के b/2a, और दोनों के दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और दोनों ही कौन से होंगे, वास्तविक होंगे। और दोनों ही कौन से मान होंगे, वास्तविक मान होंगे। तो दो बातें से यहाँ से क्लियर हो गई हैं। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो इसके दो भिन्न मूल होंगे और दोनों ही क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और दूसरी बात ये कि यदि b² - 4ac 0 के बराबर होता है तो यहाँ से x के दो मान होंगे और दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे, वास्तविक मान होंगे। अब एक लास्ट बात रची है कि यदि b² - 4ac 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो मतलब माइनस वाले नंबर में आ जाए, तो यहाँ पर सिंपल सी बात होगी, इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक मूल होंगे, ठीक है, अधिकल्पित मान होंगे। तो इसी बात को हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, यदि b² - 4ac इज लेस देन 0 है तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग b² - 4ac हो, अतः दिए द्विघात समीकरण की स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, b² - 4ac का मान यदि 0 से छोटा होगा तो इस कंडीशन में इसका जो होगा कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि हम देखें कि द्विघात समीकरण के जो मूलों की तुलना है वो किस तरीके से कर सकते हैं हम, कि वो आपके वास्तविक होंगे या बराबर होंगे, तो ये किस बात पर निर्भर करता है, ये हमारे b² - 4ac पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ये हमारे b² - 4ac पर निर्भर करता है। ठीक है, कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं है, ये b² - 4ac पर निश्चित करता है। इसीलिए चूंकि ये द्विघात समीकरण के मूलों को निश्चित करता है, इसको द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला कहते हैं। यदि मूलों की जांच करनी होती है तो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो हमारा कर रहा है b² - 4ac पर। इसी को हम कहते हैं विविक्तकर का फॉर्मूला या द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इस फॉर्मूले के द्वारा ही हम हमारे द्विघात समीकरण के मूलों की जांच कर पाएंगे कि वो वास्तविक हैं, कि काल्पनिक हैं या बराबर हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला, विविक्तकर फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास ये होता है b² - 4ac। क्या होता है, ये b² - 4ac होता है, ये हमारा विविक्तकर का फॉर्मूला है। ठीक है, अतः द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल क्या क्या होंगे उसकी तुलना कर लेते हैं। देखिए, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। अब भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, जब b² - 4ac का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरी बात समझ लेते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, मतलब दोनों ही मूलों का जो योग होगा वो बराबर होगा। द्विघात समीकरण के जो दोनों ही मूल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। वो कंडीशन क्या होगी, जब विविक्तकर का मान 0 के बराबर आ जाए, b² - 4ac का जो मान है वो 0 के क्या हो जाए, तुल्य हो जाए। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल कब नहीं होगा, जब b² - 4ac का जो मान है वो 0 से क्या हो, छोटा हो। मतलब ऋणात्मक मान जब आए b² - 4ac का, जब विविक्तकर का मान ऋणात्मक मान आएगा, उस कंडीशन पर हमारा कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, अधिकल्पित मान होंगे या काल्पनिक मान होंगे। तो ये तीनों बातें जरूर आप याद रखें कि यदि b² - 4ac 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल होंगे और दो भिन्न मूल होंगे। यदि b² - 4ac जो है 0 के बराबर है तो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, और यदि b² - 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा है तो कोई भी मूल बराबर नहीं होगा, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। इस कंडीशन को आप याद रखें। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये क्या होते हैं, एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होती है कि वो वास्तविक होंगे या भिन्न होंगे, या बराबर वास्तविक होंगे, या कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो द्विघात समीकरण दिए हैं यहाँ पर इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो हम उनके मूलों को ज्ञात करेंगे। लेकिन किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, तो द्विघाती समीकरण से ज्ञात करेंगे। द्विघाती समीकरण क्या होता है, माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, जिसको हम श्रीधराचार्य जी का सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये सूत्र का प्रतिपादन श्रीधराचार्य जी ने किया था। तो इस पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x² - 3x + 5 = 0 के जो मूल होंगे उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि वास्तविक होंगे तो उस कंडीशन में हमको इनके मूल भी ज्ञात करने रहेंगे। चलिए हल करते हैं।
दिया है द्विघात समीकरण हमारे पास है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। एक हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। यदि इस समीकरण की तुलना हम हमारे मानक समीकरण से मानक समीकरण क्या होता है, हमारा मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करें तो दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर बराबर 0 से करने पर, जब यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो देखिए ए बी और सी के मान निकलेंगे। तो यहाँ से जो ए का मान निकल कर आएगा हमारे पास वो क्या निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। बी का जो मान निकल कर आएगा वो माइनस का 3 निकल कर आएगा। और सी का जो मान निकल कर आएगा वो 5 निकल कर आएगा। अब हम क्या करेंगे, द्विविक्तीय सूत्र से मूलों की जांच करना है। तो द्विविक्तीय सूत्र से हमारा विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर होता है हमारा b² माइनस 4ac, अभी कुछ देर पहले ही देखा था। तो यहाँ पर हम डी का मान होगा, मतलब विभक्तिकर का जो मान होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, छोटा होगा। उस कंडीशन पर इसके जो मूल होंगे उनकी प्रकृति निर्भर करेगी। तो चलिए डी का मान निकालते हैं। देखिए बी का मान क्या है, माइनस का 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर, माइनस का साइन 4 गुणा ए का मान कितना है हमारे पास 2 है, गुणा सी का मान कितना है हमारे पास 5 है। तो देखिए डी बराबर क्या निकल कर आएगा, माइनस के 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 और 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब डी का मान निकल कर आ रहा है, माइनस के 40 में प्लस का 9 माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा -31। क्या बच रहा है, माइनस का 31 बच रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि जो डी है इस लेस देन है किससे, 0 से, मतलब जो डी है वो 0 से छोटा है, अर्थात b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। इस स्थिति में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात क्या होंगे, कल्पित मान होंगे। और जब कल्पित मान होते हैं तो हम उस द्विघात समीकरण के मूल नहीं निकालते हैं। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल से शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दे रखा है 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। इसके हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे और यदि इसके मूल वास्तविक होंगे तो इसके हम मूलों को भी ज्ञात करेंगे। हल, दिया है क्या दे रखा है हमारे पास, द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। क्योंकि हम यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर a, b और c के मान हमें पता होने चाहिए। तो देखिए a का मान क्या जाएगा, मतलब x² का कोफिशिएंट क्या जाएगा 3, और x का जो कोफिशिएंट है b बराबर वो जाएगा माइनस का 4√3, और जो c का मान है वो हमारे पास क्या जाएगा 4 निकल कर आ जाएगा। अब हमें मूलों की जांच करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac विभक्ति का फॉर्मूला लगाएंगे। तो d का मान देखिए यहाँ से क्या निकल कर आएगा, b का स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर करना है, माइनस का 4 इंटू a का मान हमारे पास 3 है और जो c का मान है हमारे पास वो कितना है 4 है। चलिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर -4 का स्क्वायर भी होगा और √3 का स्क्वायर भी होगा। जब -4 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 16
और माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि घात क्या है, सम है। इनटू जब भी किसी करनी वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वह नंबर जो होता है वो करनी से बाहर आ जाता है, तो 3 करनी से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 दिए 12 और 12 चौके क्या हो जाएगा 48, तो माइनस का क्या हो जाएगा 48। डी बराबर यहाँ पर देखेंगे 16 दिए 48 माइनस का 48, तो डी बराबर क्या निकल कर आ रहा है 0 निकल कर आ रहा है, क्योंकि डी बराबर 0 है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके है 0 के। तब क्या होगा, दिए गए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, तब इस द्विघात समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे, क्योंकि डी का मान किसके बराबर है 0 के बराबर, वास्तविक मूल होंगे। जब इसके वास्तविक मूल होंगे, अब हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, द्विघाती समीकरण से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मान निकालना पड़ेगा एक्स के। अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, तो हमारे पास द्विघाती सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपोन में क्या आ जाएगा 2a निकल कर आ जाएगा। देखिए अभी हमने जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला है, क्या निकल कर आया हमारे पास 0 निकल कर आया। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इस द्विघाती समीकरण में इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को तो पहले पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो बी और ए के मान है उनको भी हम रख देते हैं। देखिए माइनस बी का मान हमारे पास क्या है, बी का मान हमारे पास है माइनस का 4√3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 4√3 प्लस और माइनस का साइन। यहाँ पर देखिए अब भी कुछ देर पहले हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला था, वो क्या निकल कर आया था हमारे पास 0 निकल कर आया था, तो अंडर रूट में 0 रख देंगे। 2 इंटू ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान हमारे पास है 3, ए का मान हमारे पास कितना है 3 है, ठीक है। तो चलिए जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बचेगा प्लस का 4√3 और ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अंदर रूट से 0 बाहर निकलेगा तो 0, और 0 ना तो प्लस का होता है ना तो माइनस का होता है, और अपोन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। देखिए यहाँ पर 4 जो है √3 के गुणा में है, तो ये 2 से कट जाएगा, कितने टाइम चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, तो x का मान हमारे पास निकल कर आया 2√3 अपोन में 3, ये किसका मान आ गया x का मान निकल कर आ गया। अतः यही हमारे क्या हो जाएंगे, जो दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल हो जाएंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे बराबर होंगे, दोनों के दोनों मूल हमारे क्या हो जाएंगे इसमें बराबर हो जाएंगे। यदि इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आप देखिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर और एक बार देख लीजिए, हालांकि आप ए आंसर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी आपका एक आंसर हो सकता है कि x का जो मान होगा 2/√3 होगा, लेकिन यदि आप इसको आगे सोल्व करना चाहें तो आगे भी ये सोल्व हो जाएगा, और x का यहाँ से जो मान है वो क्या निकल कर आएगा वो देखिए 2 इंटू √3 है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस 3 को हम √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी यदि नंबर को करनी में ले जाना है तो 2 बार लिख दो, ठीक है, तो क्या बजाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए एक √3 से एक √3 कट हो जाएगा, और x का मान हमारे पास यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा 2/√3 निकल कर आ जाएगा, और हमने क्या किया इस मान को जो मूल था उसको और भी सरल कर लिया। अब यहाँ पर आपने लिख देना सिंस करके कि जो 3 होता है वो क्या लिख सकते हैं हम 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, इसलिए x के जो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे 2/√3 हो जाएंगे। अतः इसके दो बराबर व वास्तविक मूल x बराबर 2/√3 और x बराबर 2/√3 होंगे, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपके जो वास्तविक मूल होंगे वो दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे, तो x के दोनों ही मान क्या होंगे 2/√3 और 2/√3 होंगे। इस तरीके से हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0 दे रखा है। चलिए पहले इसके मूलों की प्रकृति याद कर ले हैं, यदि मूल वास्तविक होंगे तो आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दिया है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, तो मानक समीकरण से तुलना करने पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब आप लिखना सीख चुके होंगे। मानक समीकरण से तुलना,
मानक समीकरण क्या होता है हमारे पास, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो देखिए जब तुलना करेंगे तो ए का मान क्या निकल कर आएगा, ए का जो मान है वो 2 निकल कर आएगा, जो बी का मान है वो -6 निकल कर आएगा, और जो सी का मान है वो 3 निकल कर आएगा। अब मूलों की प्रकृति याद करना है तो विभक्ति का फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, बी का मान -6 है तो -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आगे -4, ए का मान हमारे पास 2 है और सी का मान हमारे पास कितना है 3 है। जब इसको आगे सोल्व किया तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, -4 दूनी 8 और 8 क्या हो जाएगा 24 निकल कर जाएगा। तो डी का जो मान है यहाँ से कितना निकल कर आएगा, 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गया 1, मतलब डी का मान क्या निकल कर आ रहा है 12 निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर जो देखिए जो डी है इस ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है क्योंकि प्लस का संख्या 12 होती है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। तब इस द्विघात समीकरण के दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे। कितने वास्तविक होंगे, 2 विभिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, विभिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो हम द्विघाती समीकरण से मूल ज्ञात कर लेंगे, द्विघाती समीकरण से हम क्या करेंगे, इसके मूल ज्ञात करेंगे कि कौन कौन से मूल होंगे। तो द्विघाती समीकरण हमारे पास क्या होता है, द्विघाती सूत्र से मैं बार बार उसको समीकरण कह देता हूँ तो आप याद रखें, द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र हमारा होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2a होता है। चलिए ए बी और जो ए बी के मान रखेंगे और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है अभी कुछ देर पहले निकाला है वो पुट करेंगे। तो देखिए जो b का मान था हमारे पास क्या था -6 था, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है अभी हमने कुछ देर पहले निकाला है वो हमारे पास कितना निकल कर आया है 12 निकल कर आया है। कितना निकल कर आया है 12 निकल कर आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। और देखिए 2 इंटू ए का मान हमारे पास कितना है, ए का जो मान है हमारे पास वो 2 है, ए का मान हमारे पास यहाँ से क्या है 2 है। तो x बराबर देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस माइनस। अब ये 12 है, इस 12 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर अंदर 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, मतलब 2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास 3 बचा, अंडर रूट में क्या बचा 3 बचा, और अपॉन में हमारे पास क्या बचा है 4 बचा है। अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं, दोनों पदों से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 3 इसको 6 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 है। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 और अपॉन में क्या है हमारे पास 4 है। देखिए ये 2 गुणा में है तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हमारे पास जो x का मान है वो क्या निकल कर जाएगा, x का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा हमारे पास x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। देखिए अतः एक बार x बराबर क्या निकल कर आएगा हमारे पास 3, प्लस का साइन लेंगे तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और एक बार जब x का मान निकालेंगे तो एक माइनस साइन लेंगे तो x का मान निकल कर आएगा यहाँ पर देखिए प्लस साइन लेने पर, और यहाँ पर हम लिख लें माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस साइन लेने पर। तो माइनस साइन जब लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस का रूट 3 अपॉन में क्या जाएगा 2। तो हमारे पास x के 2 मान निकल कर आ गए, x का एक मान 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 है और x का एक जो मान है वो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 है। तो ये दोनों ही हमारे दिए गए द्विघात समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार हमने आसानी से हमारे द्विघाती सूत्र के द्वारा x के मान निकाल लिए। ठीक है, जिस प्रकार हम गुणनखंड विधि से करते थे वो थोड़ी लेंथी पड़ जाती है क्योंकि उसमें बीच वाले पद को तोड़ना पड़ता है, उसके बाद हमें गुणनखंड करने पड़ते हैं। लेकिन यदि आप उन क्वेश्चन को भी यदि प्रश्न में लिखा ना आए कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए, उन क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में लिखा है गुणनखंड विधि से करिए तो सिर्फ आपको गुणनखंड विधि से ही करना होगा, और यदि कुछ ना लिखा है केवल लिखा सिर्फ आ जाए कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए तो आप कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि लगा सकते हैं या फिर आपकी जो आपकी द्विघाती सूत्र फॉर्मूला है वो वाली विधि भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार हम हमारे द्विघात समीकरण के मूलों की तुलना कर सकते हैं और किस प्रकार हम उनको द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
आगे का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक में द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो बराबर मूल हो। मतलब यहाँ पर हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए उसके मूल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो मूल बराबर होने की कंडीशन में आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल जब भी बराबर होंगे जब उसका विभक्ति कर का मान मतलब d का जो मान है वो 0 के क्या होगा, बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए इस क्वेश्चन में दोनों ही कंडीशन में हम k के जो मान है उनको निकाल लेते हैं, हल करेंगे। दिया है हमारे पास दे रखा है द्विघात समीकरण 2x² प्लस का kx और प्लस का 3 बराबर क्या है 0, प्लस का 3 बराबर क्या है 0। मानक समीकरण से तुलना, तो मानक समीकरण हमारा क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब यहाँ पर देखिए तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान क्या निकल कर आएगा, a का मान निकल कर जाएगा 2, b का मान निकल कर जाएगा k और जो c का मान है हमारे पास 3 निकल कर जाएगा। प्रश्न अनुसार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण में k का मान याद करना जब उसके मूल बराबर हो। प्रश्न अनुसार द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। अब बराबर हो तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन तो यही बनेगी कि जब d का मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो d की जगह हमारे पास होता क्या है, d के बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। b का मान क्या है यहाँ पर k है, तो यहाँ पर आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस का गुणा 4 इंटू a का मान कितना है हमारे पास 2 है और c का मान हमारे पास कितना है, c का मान जो हमारे पास है वो कितना है यहाँ से 3 है, इसके बराबर 0 के। चलिए k का मान निकालना है तो k², यहाँ से जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 या 24, लेकिन माइनस का 24 आ जाएगा, इक्वल्स टू में क्या है 24, तो इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है यहाँ पर 0 है। k² का मान मतलब k का मान निकालना है तो इस 24 को साइड पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 24 प्लस का 24 हो जाएगा। अब निकालना हमें सब खाली k का मान है, उस स्क्वायर को हम इस साइड जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, करनी लग जाएगी किसके ऊपर, 24 के ऊपर क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी, ठीक है, स्क्वायर रूट लग जाएगा या करनी लग जाएगी। जब इस k का मान हमको निकालना है तो k का मान निकालने के लिए हमको इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए जो करनी में है उसको हम पहले गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। तो देखिए 24 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, एक बार 2 से जाएगा तो 12, फिर 2 से जाएगा तो 6, फिर 2 से जाएगा तो 3 और एक बार फिर 3 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा क्या जाएगा, इसका मान आएगा। मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। देखिए क्या पेयर बना है, हाँ बिल्कुल 2 का एक पेयर बना है, तो जो 2 है वो एक जो पेयर बना है एक 2 बनकर बाहर निकल आएगा करनी से और अंदर बचेगा खाली कितना 6, 2√6 बचा, अंदर क्या बचा 2√6 बचा। लेकिन एक बात आप याद रखिए, यदि कोई भी मान करनी में है, क्या है करनी में है, मान चलिए x है, तो ये करनी से जब भी बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस में निकलेगा, किस में निकलेगा, प्लस और माइनस में निकलेगा। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका जो मान होगा k का या तो प्लस का 2√6 होगा या फिर माइनस का 2√6 होगा, ये इसके मान हो जाएंगे, ठीक है। अतः k बराबर प्लस माइनस 2√6 होगा जब दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा, के का मान क्या निकल कर आ गया, प्लस माइनस 2√6 निकल कर आ गया। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है के एक्स ब्रैकेट में x-2 प्लस का 6, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास के एक्स ब्रैकेट में x-2 प्लस का 6 बराबर हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। बार चेक कर लेते हैं, के एक्स ब्रैकेट में x-2 प्लस का 6 बराबर 0। चलिए इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, तो सिंपल सी तरीका है। सबसे पहले तो हम इस के एक्स का अंदर गुणा करेंगे, के एक्स का गुणा करेंगे अंदर। तो देखिए जब के और एक्स का जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर के एक्स का जब एक्स के साथ गुणा होगा तो क्या निकल कर आएगा, के एक्स स्क्वायर निकल कर जाएगा। और जब -2 का इसके साथ गुणा होगा तो क्या निकल कर जाएगा, माइनस का 2 के एक्स निकल कर जाएगा और प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसकी तुलना कर लेते हैं, किससे करना है तुलना, हमको मानक समीकरण से करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करना है। तो देखिए यहाँ से a का मान क्या निकल कर आएगा, a का मान हमारे पास निकल कर जाएगा k, b का मान निकल कर जाएगा माइनस का 2k और जो c का मान है वो हमारे पास क्या निकल कर जाएगा, 6 निकल कर जाएगा, ठीक है। प्रश्न अनुसार कंडीशन फिर से वही रहेगी
कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इस अनुसार जब द्विघात समीकरण के मूल क्या हो, बराबर हो। जब मूल बराबर होते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हमारे पास कंडीशन होती है डी का जो मान है वो किसके बराबर होगा, जीरो के। तो डी बराबर होता क्या है, वैसे हमारे पास वैसे होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो इस समीकरण में हम ए बी सी के मान रखेंगे। तो बी का मान हमारे पास है माइनस का 2k, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का जो मान है वो हमारे पास k है, और जो सी का मान है वो हमारे पास कितना है, 6 बराबर है जीरो के। यहाँ पर माइनस 2k का होल स्क्वायर है, मतलब माइनस 2 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और k का स्क्वायर खोलेंगे तो ये k स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 4 है और ये 6 है, तो माइनस 4 और 6 का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24 के हो जाएगा। माइनस का 24 के बराबर में क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात विचार कीजिए, यहाँ पर हमारे पास 4 है और k स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास 24 और k है। तो देखिए 4 और k दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल k बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। 4k ब्रैकेट में क्या बचा, k माइनस 6 बचा। देखिए यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, 4 और k को कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर 4 था, एक सम संख्या थी, और यहाँ पर भी 24 एक सम संख्या थी। यहाँ पर k स्क्वायर था और यहाँ पर k था, तो k स्क्वायर होने की वजह से दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 24 है। बराबर में क्या बचेगा, हमारे पास जीरो बचेगा। अब यहाँ पर आप जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए इसको जब आप जीरो के अपॉन में पहुंचाएंगे, यहाँ से आप जब k माइनस 6 को जीरो के अपॉन में पहुंचाएंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब 4 के बराबर क्या जाएगा, जीरो। वही वाली कंडीशन बन गई जैसे हम गुणनखंड में करते थे, एक पद को इस तरह रख के दूसरे का मान निकालते थे, तो k का मान एक बार यहाँ से क्या निकल कर जाएगा, जीरो निकल कर जाएगा। मतलब k का जो एक मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तो जीरो हो जाएगा। कब, जब हमने 4k को स्थिर रखा, और जब k माइनस 6 को स्थिर रखेंगे तो हमारे पास देखिए k का क्या मान निकल कर आएगा, तो k माइनस 6 बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के। तो यहाँ से k का मान निकल कर आ जाएगा +6। तो मतलब जो k का मान है या तो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, या तो हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, या तो क्या होगा, जीरो होगा, या तो क्या होगा, 6 होगा। अतः k का मान, एक तो जीरो आ गया, आप जीरो तो रखोगे नहीं, तो इसलिए k का मान क्या होगा, अतः जो k का मान है वो 6 होगा। k का मान क्या होगा, 6 होगा। ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। यदि आप चाहें तो जीरो भी रख सकते हैं, जब जीरो रखेंगे तब भी ये जीरो के बराबर हो जाएगा, तो दोनों ही मान रख सकते हैं, या तो जीरो भी रख सकते हैं या तो 6 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों ही लिख देता हूँ, या तो जीरो या तो 6, दोनों ही मान हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे के मान निकल कर आ चुके हैं कि के का मान कब होगा, के का मान होगा 0 या 6, जब इस दिए गए समीकरण के मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में के मान को फाइंड कर लिया है। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि इसके आगे कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई किससे दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का जो तरीका होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। हमें सबसे पहले जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मूलों की प्रकृति की जांच करी थी, उसके बाद हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो पहले हम यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण के मूलों की जांच करेंगे। यदि मूलों की जांच करने पर वो वास्तविक मूल होते हैं तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना कि आयताकार बगिया की, देखिए लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई मान लेते हैं, बगिया की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, x मीटर। लिए लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से दुगनी है तो क्या हो जाएगी, वो 2x हो जाएगी। ठीक है, 2x और x है। चलिए जब इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास दिया रखा है प्रश्नानुसार कि आयताकार बगिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो वैसे आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लंबाई हमारे पास कितनी है 2x, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है x, और क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्या पहले से ही दे रखा है, ये तो हमें दिया है। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2x मतलब 2x का स्क्वायर बन जाएगा, आपस में गुणा होकर, तो यहाँ पर क्या जाएगा 800।
एक्स स्क्वायर, एक्स का मान निकालना है तो 2 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर जाएगा 800/2, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर निकल कर आ जाएगा कितना 400। जब आगे एक्स का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, करनी लग जाएगी किस पर 400 पर। अब ये 400 जब करनी से बाहर आएगा तो ये फॉर्म किस निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा +-20, ठीक है, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, इसको 400 को ले सकते हैं हम 20 × 20, तो हमारा 20 जो होगा बाहर आ जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब भी कोई मान करनी से बाहर निकलेगा तो वो प्लस या माइनस में निकलेगा, अतः x बराबर क्या जाएगा +-20। अब देखिए कोई भी लंबाई चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो वो माइनस में तो होगी नहीं, तो किस में रहती है, कोई भी मात्रक जो रहता है लंबाई दूरी का वो क्या होता है हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ पर हमारी जो आयताकार भाग है, हमने जो चौड़ाई मानी थी वो क्या निकल कर आ गई, भाग की चौड़ाई जो हमने x मानी थी वो हमारे पास निकल कर आ गई कितनी 20 मीटर। भाग की लंबाई क्या थी हमारी 2x थी, तो 2 × जब 20 करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा 40 मीटर। हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है, कि बाग की जो चौड़ाई है वो तो क्या हो जाएगी हमारी 20 मीटर हो जाएगी और जो बाग की लंबाई है वो क्या हो जाएगी हमारी 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना 48 था। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा, यदि आपके इस तरीके के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना सीखें कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाएंगे ना तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है और अलग से कुछ नहीं करना। जो जो क्वेश्चन कहता जाता है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यही है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाइए, आपका आंसर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हल माना कि पहले मित्र की आयु, दोनों में से किसी एक की आयु को मान लेते हैं, पहले मित्र की आयु मान ली हमने x वर्ष है, क्या है x वर्ष। अब देखिए उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। मैं आपसे पिछली बार भी कह चुका हूं कि जैसे कि 9 और 8 क्या होता है 17, 9 और 8 क्या होता है 17, मुझे उनका योग दिया है कितना 17 दिया है। यदि मेरे पास एक अंक 9 है तो दूसरा अंक मैं निकाल सकता हूँ 17 में से 9 घटाकर कि दूसरा अंक क्या होगा 8 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर मुझे दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दिया है, जिसमें से एक मित्र की आयु मेरे पास क्या x है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे की आयु क्या आ जाएगी, यहाँ पर दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी वो योग में से यदि मैं पहले वाले मित्र की आयु को हटा दूं तो 20 - x वर्ष निकल कर आ जाएगी, ये दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी आयु हो जाएगी। अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, इन दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल वर्षों में क्या दे रखा है 48 दे रखा है। चलिए पहले मित्र की आयु कितनी है x वर्ष है, इंटू दूसरे मित्र की आयु क्या हमारे पास 20 - x वर्ष। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर हमें पहले उनकी क्या निकालनी पड़ेगी 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी पड़ेगी, जब जाकर हम उनका आपस में क्या करेंगे फिर गुणनफल करेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर वो देख लेते हैं। मित्र की आयु देखिए वर्तमान में x वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व मतलब क्या हो जाएगा 4 साल पहले उसकी आयु क्या हो जाएगी, मतलब x में से 4 वर्ष घट जाएंगे तो x - 4 वर्ष हो जाएगी। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु देखिए अभी क्या थी वर्तमान में थी 20 - का x और माइनस का 4 और कर दीजिए तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 16 - x वर्ष, क्या निकल कर आ जाएगी उसकी 4 वर्ष पूर्व की आयु 16 - x वर्ष निकल कर आ गई। अब उन दोनों की 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल करना है हमें, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु हमारे पास x - 4 वर्ष आ गई और दूसरे मित्र की जो आयु है वो हमारे पास कितनी है 16 - x निकल कर आ गई, जो कि 48 के बराबर है, जो कि किसके बराबर है 48 के बराबर है। चलिए यहाँ पर x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे और फिर -4 का गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे। यहाँ पर जब x का गुणा अंदर करेंगे तो क्या आएगा 16x आ जाएगा, माइनस का x² आ जाएगा, -4 का गुणा 16 के साथ होगा तो माइनस का 64 और माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसको जब आगे सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर क्या है -x² है, ठीक है। और यहाँ पर 16x और 4x आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने x हो जाएंगे 20x हो जाएंगे और यहाँ पर -64
और इस 48 को भी इधर ले आएंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 48 बराबर में क्या जाएगा 0 निकल कर जाएगा। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 माइनस 48, तो हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 और माइनस का 48 आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा। 8 और 4 12 की 2 हासिल है 1, 6 4 10 और 11, मतलब कितना जाएगा 112 निकल कर जाएगा, बराबर में क्या जाएगा 0। अब देखिए आगे जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, इस पूरे समीकरण में माइनस का तो पहले गुणा कर देते हैं। जब माइनस का गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण में, देखिए क्या आएगा, इधर क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 20x है और माइनस का कितना है 112 है, माइनस का 112 है बराबर में 0, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए। तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का क्या जाएगा 112 बराबर में आ जाएगा 0। जब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे तो अभी सबसे पहले तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, मूलों की जांच करनी पड़ेगी। यदि हमारे वास्तविक होंगे तो आगे सोल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे भाई, हमारे मानक समीकरण से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ से a का जो मान है वो 1 निकल कर आ जाएगा, b का जो मान है वो माइनस का 20 निकल कर आ जाएगा और c का जो मान है वो कितना निकल कर आ जाएगा 112 निकल कर आ जाएगा। तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, विभक्तिकर का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से d का मान हमारे पास, b का मान कितना है माइनस का 20, तो माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान तो 1 है, और जो c है उसका मान कितना है हमारे पास वो है 112। d का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 20 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 400 होता है, क्योंकि जो घात है वो आपकी सम संख्या है, इसलिए माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और माइनस जब 4 का गुणा 112 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 निकल कर जाएगा। 400 में से माइनस का 448 जाएगा तो माइनस का 48 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 48 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी का मान है वो 0 से छोटा है, माइनस का साइन आया, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे तो क्वेश्चन में पहले से दे रखा था क्या स्थिति संभव है, तो ये जो दी गई स्थिति है वो स्थिति वो क्या है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इस जो समीकरण है, ये जो परिस्थितियां दी गई है, जो स्थिति दी गई है उसके मूल आपस में वास्तविक नहीं है। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इस जो स्थिति है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर है को पार्क बना हुआ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें दोनों ही चीजें नहीं पता कि लंबाई क्या होगी चौड़ाई क्या होगी, तो मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई बराबर हमने क्या मान ली x मीटर, पार्क की लंबाई हमने क्या मान ली x मीटर, क्योंकि पार्क का परिमाप हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 80 मीटर। पार्क का परिमाप कितना 80 मीटर है। अब देखिए आयताकार पार्क है तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होता है 80। 2 का जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 80 के अपोन में जाएगा। तो लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमने कुछ माना नहीं है यहाँ पर, तो चौड़ाई बराबर 80 बटे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से x प्लस चौड़ाई बराबर क्या निकल कर जाएगा, इनका योग निकल कर गया 40। तो x हमारे पास लंबाई है तो चौड़ाई का मान हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा, चौड़ाई हमारी हो जाएगी 40 माइनस x मीटर, ये क्या हमारी हो गई चौड़ाई, और लंबाई क्या होगी हमारे पास x मीटर और चौड़ाई क्या हो गई हमारी 40 माइनस x मीटर हो चुकी है। तो अब प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, वो हमारे पास है 400 मीटर स्क्वायर, ये हमें क्या है दिया है। जब ये दे रखा है, क्योंकि पार्क जो है आयताकार है और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 400। लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमारे पास
40 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 400। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो एक्स का अंदर गुणा होगा पूरे ब्रैकेट में, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 400। 40x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में क्या जाएगा 400। अब देखिए इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, माइनस का एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस का 40x है, और बराबर में क्या दे रखा है हमारे पास, बराबर में दे रखा है हमारे पास 400। ठीक है, इस 400 को भी इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बनेगी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 400 बराबर में क्या आ जाएगा 0। बराबर में हमारे पास क्या जाएगा 0 निकल कर आ जाएगा। देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे एक द्विघात समीकरण बन गया है। चाहे तो आप इसे माइनस का गुणा कर सकते हैं और नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस समीकरण की तुलना कर लेते हैं, इस समीकरण की तुलना, क्योंकि मूलों की जांच करनी पड़ेगी, संभव है या नहीं परिस्थिति बताना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो ए बराबर -1 निकल कर आ जाएगा, बी बराबर 40 निकल कर आ जाएगा, और जो सी है वो हमारे पास कितना दे रखा है माइनस का 400। जो विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का जब मान यहाँ से निकालेंगे तो बी का मान 40 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का जो मान है वो -1 है, और सी का जो मान है हमारे पास दे रखा है माइनस का 400। सी का जो मान है वो कितना दे रखा है माइनस का 400 दे रखा है। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 40 का स्क्वायर खोलेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 जीरो लग जाएंगे तो 1600 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस और एक बार फिर माइनस है तो ऑलरेडी बार साइन का आएगा माइनस का जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब 400 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16, मतलब यहाँ से भी क्या निकल कर जाएगा 1600 निकल कर जाएगा। इसका मतलब है डी बराबर क्या निकल कर आया 0 निकल कर आया, क्योंकि डी बराबर 0 अर्थात डी का जो मान होता है वो हमारे पास होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके है 0 के है। अतः उपरोक्त स्थिति क्या है संभव है, उपरोक्त जो दी गई स्थिति है संभव है, दी हुई स्थिति हमारे पास क्या होगी संभव होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से संभव क्यों है, क्योंकि जो डी का मान है, जो डी का मान है वो किसके बराबर आ गया 0 के, और जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होते हैं वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र हमारे पास होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपोन में आ जाएगा 2a। तो इधर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस b का जो मान है वो कितना है, b का मान 40 है तो माइनस का 40 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अब भी जस्ट मान निकाला है तो 0 निकल कर आया है, तो 2, और जो a का मान है वो माइनस का 1 है, a का मान क्या माइनस का 1 है। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस का 40 है यहाँ पर, और प्लस माइनस ये तो पूरा वाला पद खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 है, और 2 बन जाए 2 माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर निकल कर आ जाएगा कितना 20, x बराबर कितना निकल कर जाएगा 20, 2 दूनी 4, ठीक है 20 निकल कर आ गया। मतलब x के दो मान बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि d का जो मान था 0 का था। अतः आयताकार बाग की लंबाई जो हमने x मानी थी वो क्या है 20 मीटर है, और चौड़ाई भी क्या होगी, हमने चौड़ाई क्या निकाली थी 40 माइनस एक्स, तो वो भी क्या हो जाएगी 20 मीटर, और साथ ही और चौड़ाई बराबर क्या थी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स का मान अभी 20 आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि आयताकार जो पार्क है उसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई उसकी क्या हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार हमने आज देखा कि द्विघाती समीकरण से हम किस प्रकार इन जो क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को हम सिद्ध सॉल्व कर सकते हैं और उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमारी जो चैप्टर नंबर 4 था उसकी लास्ट एक्सरसाइज थी 4.3, जिसमें हमने आज समझा कि मूलों की प्रकृति होती क्या है और किस प्रकार हम श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 चैप्टर फिनिश हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी की एक्सरसाइज की जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल करा दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 5 रहेगा, जिसमें हमें पढ़ना रहेगा समांतर श्रेणी।
यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।